बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। लर्निंग आउटकम्स क्या है जी आज के हमारे? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। लेट्स स्टार्ट विद एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है जी? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। हमें पता है जी एटम है जी, उसके पास एक न्यूक्लियस होता है, आउटर शेल्स होते हैं, दरमियान में हमारे पास न्यूक्लियस होता है और बाहर शेल्स होते हैं। ठीक है जी, ये मैंने टूटा फूटा एटम बना दिया एक। ओके, सो ये जो न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है, इसको अगर मैं कलर्ड कर दूं तो इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और बाहर होते हैं जी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर मैं इसको नेगेटिव से शो करूं तो बाहर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया, बाहर नेगेटिव है और अंदर प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट। सो प्रोटॉन जो नंबर है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आपका वो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं एटम में, इनको हम प्रोटॉन्स कहते हैं और इनका जो नंबर है वो असल में हमारा एटॉमिक नंबर है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है हमारे पास, जो न्यूक्लियस में हमारे जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनको हम कहेंगे एटॉमिक मास। यानी एटम का जो सारा का सारा मास है वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। आई होप इट इज़ क्लियर। मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। एटम है हमारे पास, मिड में न्यूक्लियस है, बाहर शेल्स हैं। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन अकेला है उसके जो नंबर है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो हमारे पास एटॉमिक मास है, यानी जो एटम का मास है वो न्यूक्लियस पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इस यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है कि वाई जो है वो एटॉमिक मास इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियस का मास? उसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये चीज़ हम चैप्टर 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो बहुत कम है। चूँकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो हम उसे कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को कंसिडर करते हैं और उसी की बेस पे हम कहते हैं जी एटम का मास इतना है, इन एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जबकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर की बात करें, सिर्फ और सिर्फ हम वहाँ पर प्रोटॉन नंबर की बात करेंगे। सही हो गया? लेट मी रिमूव इट। ओके जी, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी। याद रखिएगा, इसको हम जी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा अपनी बुक में, वाई एटॉमिक नंबर इज टर्म्ड एज आइडेंटिफिकेशन नंबर। एटॉमिक नंबर को हम आइडेंटिफिकेशन नंबर क्यों कहते हैं? रीजन देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उन सब में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, अब दोबारा बता रही हूँ कि अगर प्रोटॉन नंबर फ़र्क हो जाते हैं तो हमारा एटम फ़र्क हो जाता है। इसीलिए प्रोटॉन नंबर आइडेंटिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि प्रोटॉन 6 है तो वो आइडेंटिफिकेशन है कि ये कार्बन है। प्रोटॉन 7 है वो नाइट्रोजन है। प्रोटॉन 17 है वो क्लोरीन है। प्रोटॉन 18 है वो नियॉन है, सॉरी ऑर्गोन है प्रोटॉन 18 वाला। सही है। सो प्रोटॉन नंबर जो है वो इंडिकेशन है इस चीज़ की कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट है। बिकॉज एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, कार्बन अगर एलिमेंट ले लो, उसके जितने भी एटम्स ले लो, सबका प्रोटॉन नंबर सेम होगा। एटॉमिक मास फ़र्क हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वहाँ पर हमारे पास बन जाएंगे उसी एलिमेंट के आइसोटॉप्स। लेकिन आइसोटॉप्स की वजह से हमारा एटम फ़र्क नहीं होता, एटम वही रहता है। लाइक अगर हम कहें कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, तो ये उसके आइसोटॉप्स होंगे। लेकिन हमारा एटम जो है वो कार्बन ही रहेगा। कार्बन ही क्यों रह रहा है? बिकॉज इसमें प्रोटॉन नंबर सेम है। सही हो गया। सो एक एटम की जो आइडेंटिफिकेशन है वो उसके प्रोटॉन नंबर्स हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो हमारे पास है एटॉमिक नंबर वो है 1। क्यों? क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन है और ठीक है। सो अल्टीमेटली प्रोटॉन नंबर इज एटॉमिक नंबर। सो चूंकि एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर V1 ही होगा। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में हमारे पास 6 प्रोटॉन्स हैं, तो 6 प्रोटॉन है तो Z क्या होगा? 6 होगा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें 8 प्रोटॉन हैं, 8 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 8 होगा। अगर हम बात करें, यहाँ पर सल्फर की बात हो रही है,
16 प्रोटॉन्स हैं तो एटॉमिक नंबर 16 होगा। तो जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। नेक्स्ट इज मास नंबर। मास नंबर के बारे में मैंने आपको स्टार्ट में भी बता दिया है, अब फिर दोबारा देख लेते हैं। दैट इज इट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो नंबर का सम है वो हमारे पास आ जाता है जी मास नंबर और एटॉमिक मास। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी कैलकुलेशन, इसको हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे। तो सिंपल हमने क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी एटॉमिक मास। ठीक है, सो ए हमारे पास होगा Z+N। जी क्या है जी एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करना है तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, वेयर N इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज़ 1 AMU मास, कि हर जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है उसका मास 1 AMU होता है, यानी हर पार्टिकल को हम एक AMU के इक्वल कंसिडर करते हैं। अगर किसी एटम में 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं तो एक प्रोटॉन का मास 1 AMU है, तो 6 प्रोटॉन्स का मास 6 AMU होगा, राइट। इसी तरह से अगर उसमें 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं तो 6 न्यूट्रॉन्स का मास 6 AMU होगा। अब हमने फाइंड करना है एटॉमिक मास या मास नंबर। तो एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करेंगे। हमने कहा प्रोटॉन नंबर भी 6 AMU है, न्यूट्रॉन नंबर भी 6 AMU है, तो अल्टीमेटली हमारे पास मास नंबर कितना आ जाएगा 12 AMU, राइट। तो इस तरह से हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो 1 AMU मास के इक्वल है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मास नंबर की। सबसे पहले है जी हमारे पास हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन। 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन एक ही है, तो क्या करेंगे जी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे, 1 + 0 = 1, तो हमारे पास हाइड्रोजन का मास कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन की एग्जांपल है, जो भी मैंने आपको बताया, 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन का मास 6 AMU, 6 न्यूट्रॉन का मास 6 AMU, 6 + 6 12, तो एटॉमिक मास हमारे पास आ जाएगा जी कार्बन का 12, कार्बन का एटॉमिक मास आ जाएगा 12, राइट जी। अच्छा, अब हम कार्बन का एटॉमिक मास 13 भी लिखते हैं। कार्बन जो है वो 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या चीज़ फ़र्क होती है, प्रोटॉन नंबर तो सेम रहेंगे ना, बिकॉज प्रोटॉन नंबर तो आइडेंटिफिकेशन है, प्रोटॉन नंबर फ़र्क हो गया तो ये कार्बन नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। सो प्रोटॉन ने तो हिलना नहीं है, चेंज क्या चीज़ होगी, चेंज होगी न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर 6 होंगे तो कार्बन 12 होगा, न्यूट्रॉन नंबर 7 होंगे तो कार्बन 13 होगा, न्यूट्रॉन नंबर 8 होंगे तो कार्बन 14 होगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन नंबर फ़र्क होने की वजह से हमारे पास कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 बनेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास ये कार्बन के आइसोटॉप्स आ गए हैं, राइट। सो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 डिफरेंट मास नंबर्स हैं, बट अगेन एटॉमिक नंबर इज सेम। मास नंबर चेंज होने से हमारे पास आइसोटॉप बनता है, और वो बनता है ड्यू टू द चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। याद रहे, न्यूट्रॉन्स के फर्क होने की वजह से, ना कि प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स फर्क हो गए तो एटम ही फर्क हो जाएगा। ये आपकी बुक की है जी एग्जाम्पल्स, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है जी हाइड्रोजन। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन का टेबल है, एटॉमिक नंबर का टेबल है, मास नंबर का टेबल है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का टेबल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर का टेबल तो सेम होगा, बिकॉज हमें पता है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर एक ही चीज़ है, राइट जी। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर का अगर टेबल आप कंपेयर करो तो सारे एलिमेंट्स का सेम है। कार्बन के भी 6 हैं, नाइट्रोजन के 7 ऑक्सीजन के 8 हैं, इस तरह से फ्लोरीन के 9 से सो ऑन। फ़र्क क्या चीज़ है, फ़र्क है जी मास नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो मास नंबर आपको याद करना पड़ेगा, 2 चीज़ें आपने याद करनी है इस टेबल में, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, राइट। मैं आपको बताती हूँ, एक तो आपने ये याद करना है, दूसरा आपने ये याद करना है, जी और ए। एटॉमिक नंबर याद करना है, मास नंबर याद करना है। जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ये दोनों कॉलम आपके हो जाएंगे। जो मास नंबर होगा उसमें से आपने एटॉमिक नंबर माइनस करना है, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी आप 1 में से 1 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 12 में से 6 माइनस करोगे 6 आ जाएगा, 14 में से 7 माइनस करोगे 7 आ जाएगा, 16 में से 8 माइनस करोगे 8 आ जाएगा, 19 में से 9 माइनस करोगे 10 आ जाएगा, 23 में से 11 माइनस करोगे 12 आ जाएगा, 24 में से 12 माइनस करोगे 12 आ जाएगा, 39 में से 19 माइनस करोगे 20 आ जाएगा, 40 में से 20 माइनस करोगे 20 आ जाएगा। ठीक है, सो आपने क्या करना है, आपने ये 2 टेबल याद कर लेने हैं, ये वाला और ये वाला, राइट।
ये दो टेबल जब आप लोग याद कर लोगे तो आपको बाकी याद करना मुश्किल नहीं रहेगा। अब बारी बारी इन सबको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की हाइड्रोजन की। सो हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा, मास नंबर 1 + 0 1 हो जाएगा। कार्बन है जी, 6 प्रोटॉन है, 12 एटॉमिक मास है, 12 - 6 हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। नाइट्रोजन है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास है जी 7, तो एटॉमिक नंबर भी 7 होगा। मास नंबर हमारे पास इसका 14 है, तो 14 में से 7 माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 7 आ जाएंगे। ऑक्सीजन की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है, तो एटॉमिक नंबर भी 8 होगा। मास नंबर हमारे पास 16 है, तो 16 में से 8 माइनस करेंगे, 8 हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। यानी अगर हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करें तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। फ्लोरीन की बात करें तो 9 है इसमें एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और 9 है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और 10 है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बिकॉज इसका जो मास नंबर था वो 19 था। सोडियम है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 हैं, मास नंबर 23 है, तो 23 में से 11 माइनस करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 आ जाएंगे। मैग्नीशियम है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 हैं, एटॉमिक नंबर भी 12 होगा, मास नंबर 24 है, तो 24 में से 12 माइनस करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास 12 है। ज़रूरी नहीं है डबल हो, ज़रूरी नहीं है प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम हो, बिकॉज आपको नजर आ रहा है यहाँ पर फ्लोरीन में फ़र्क है, सोडियम में फ़र्क है, पोटाशियम में फ़र्क है, हाइड्रोजन में फ़र्क है। ठीक है, तो फ़र्क आप लोग को याद कर लीजिएगा। पोटाशियम है जी, प्रोटॉन नंबर 19 है, मास नंबर 39 है, सो 39 में से 19 माइनस कर दोगे तो 20 आ जाएगा आपके पास, जो कि आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अगेन कैल्शियम है जी, तो इसमें 20 ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, मास नंबर 40 है, 40 में से 20 माइनस कर दोगे तो 20 आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टेबल में अगर आप लोग 2 कॉलम याद करोगे, बाकी सारा टेबल आपके लिए बहुत आसान है, और ये टेबल आप लोगों ने लाजमी करना है। एग्जाम्पल है जी आपकी बुक पे 1.1, हाउ मेनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन एन एटम हैविंग A = 238 एंड Z = 9। अगर आप क्वेश्चन पे गौर करो तो अभी हमने कहा Z क्या है, एटॉमिक नंबर, और A क्या है, मास नंबर, राइट? यही बात की अभी हमने। Z इज एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्वेश्चन उन्होंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का ही पूछा, यानी आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, यानी जो Z है 92, यही आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। आधा सवाल हल हो गया। बाकी क्वेश्चन के पार्ट में वो कह रहा है हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स हमने फाइंड कर लिए, बिकॉज जो प्रोटॉन्स है वही एटॉमिक नंबर था, और जो एटॉमिक नंबर है वो Z है, और वो Z जो है वो 92 है, राइट जी। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो हमें पता है जी एटॉमिक मास में से अगर एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिस तरह से अभी हमने पिछले टेबल में देखा कि जब भी हमने मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस किया था, या A - Z किया था, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए थे। तो यहाँ पर अगर आप लोग A - Z करोगे, यानी 238 - 92 करोगे, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। देख लेते हैं जी आपकी बुक पे कैसे किया हुआ है। डाटा है जी, A = 238, Z = 92, फाइंड करने हैं जी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन वही होंगे जो Z होगा, बिकॉज दैट इज एटॉमिक नंबर, सो वो हमारे पास 92 आ जाएगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो वो A - Z हो जाएगा, यानी 238 - 92, और ये हो जाएगा 146, राइट जी, प्रीटी इजी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाते हैं जी रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाई एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। सबसे पहले समझ लें कि रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या। रिलेटिव का मतलब होता है रिलेशन, यानी रिलेट करना, दो चीज़ों को कंपेयर करना। जिस तरह से अगर आप लोग जाते हो जी दुकान पर जाते हो, दुकानदार क्या करता है, उसके पास 2 पेन्स होते हैं, राइट? उसने आपको 1 किलो चीनी तोल कर देनी है, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर वो चीनी रखेगा और यहाँ पर वो रखेगा एक स्टैंडर्ड वेट। ये जो स्टैंडर्ड वेट होगा ये होगा 1 kg का। इस स्टैंडर्ड वेट के मुताबिक वो आपकी चीनी तोलेगा और उसको इसके बराबर करेगा। जब ये बराबर आ जाएगा तो वो कहेगा जी ये 1 किलो आपकी चीनी जो है वो मैंने तोल दी है, राइट? सो उसने उस चीनी को तोलने के लिए उसको किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया है, यानी आपके पास जो चीनी है उसका जो मास है वो रिलेटिव मास है, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टैंडर्ड। ठीक हो गया, यानी जब भी आपने मास किया आपने किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके किया। इतनी बात समझ में आती है? इसी तरह से हमारे पास एटम है, इसी तरह से हमारे पास क्या है जी, एटम है। एटम का भी मास हमने कंपेयर करना होता है, कंपेयर करके फाइंड करते हैं, इसीलिए उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम देते हैं।
क्यों कंपेयर करना पड़ता है? बिकॉज हमारे पास इसका स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड अब हम 1 kg को तो नहीं ले सकते ना, बिकॉज एटम बहुत छोटा है। इतने छोटे एटम का मास हम हमारे पास जो वेट्स अवेलेबल हैं उनके साथ कंपेयर करके हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें कोई उस एटम के लेवल का स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं कार्बन को। किसको स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं? कार्बन को। कार्बन के कौन से आइसोटोप को? कार्बन के 12 आइसोटोप को। ठीक है जी। सो कार्बन के 12 आइसोटोप को हम कंसिडर करते हैं कि जी इसमें 12 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं? 12 यूनिट्स हैं। यानी अगर हम यहाँ पर 12 यूनिट्स, इफ़ आई विल बी एबल टू ड्रॉ इट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 12 यूनिट्स हैं कार्बन के, राइट। सो हमने क्या करना है? हमने एटम को, अपने एटम को इन 12 यूनिट्स के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, यानी हमने इसको 1/12 कंसिडर करना है। 1/12 का मतलब क्या है कि इन 12 में से कोई एक उठा लेना है हमने। इन 12 में से कोई एक जो होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको लें तो ये जो एक होगा ये 1 यूनिट होगा। ऐसे ही है, अगर ये 12 यूनिट्स हैं तो इसमें से जो एक होगा वो 1 यूनिट होगा, और इस 1 यूनिट को हम कंसिडर करेंगे 1 AMU, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है जी? ठीक है। तो हमने क्या करना है? हमने जो एटम का मास फाइंड करना है उसको हमने 1/12 ऑफ कार्बन 12, यानी जो आपका कार्बन 12 है उसका जो 1/12 है वो एक ये वाला हिस्सा है। ये जो एक हिस्सा है, हमने जो एक हिस्सा लिया है इसके साथ कंपेयर करना है, यानी हमने 1 AMU के साथ कंपेयर करके अपना मास फाइंड करना है। अब हमने करना क्या है? हमने इसका एक यूनिट ले लेना है। क्योंकि हमने 1/12 लेना है तो हम इसका सिर्फ एक ही यूनिट लेंगे। ये एक यूनिट ले लिया हमने और उसको उसके साथ हमने इस साइड पर रख दिया। ये मैं बराबर भी नहीं बना सकी वैसे। ओके, सो हमने एक यूनिट ले लिया इस कार्बन का, इसके साथ हमने कंपेयर करना है, बिकॉज हमने कहा कि कार्बन 12 का 1/12, 1/12 का मतलब 1 AMU, 1 AMU हमने ले लिया। इसके साथ हमने कंपेयर किया, फॉर एग्जाम्पल हमने हाइड्रोजन को कंपेयर किया। अगर ये दोनों बराबर आ गए इसका मतलब हाइड्रोजन का भी मास कितना है? 1 AMU। ठीक है, सो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं, राइट। चूंकि हम दो एटम्स के मास को कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड हमने ले लिया कार्बन और उसके साथ हमने जिस एटम का मास फाइंड करना है उसको कंपेयर करेंगे, सो इसलिए हमने इसको नाम दिया रिलेटिव एटॉमिक मास का। अच्छा जी, यहाँ पर आपकी बुक पे वो कह रहे हैं, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बुक की बात भी आपको इजीली समझ आ जाएगी कि मास जो है एक एटम का वो बहुत छोटा है, उसको हम प्रैक्टिकली डिटर्मिन नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं। वो स्टैंडर्ड हमारे पास कार्बन 12 है। सो हम कार्बन 12 का 1/12 पार्ट लेते हैं। 1/12 का मतलब वो जो 12 बॉल्स में से एक बॉल उठाई थी मैंने, वो मतलब है उसका 1/12 का पार्ट का। सो 1/12 लेकर हम उसके साथ कंपेयर करते हैं अपने एटम का मास। चूंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, ये रिलेटिव है, इसलिए हम इसको रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम देते हैं, राइट जी। अच्छा, अब आ गई है डेफिनेशन। क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसलिए अब डेफिनेशन को समझना बहुत आसान होगा। सो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। एवरेज मास है एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, यानी कार्बन का 12th आइसोटोप लेना है हमने। अच्छा, कार्बन का 12 ही क्यों? कार्बन के और भी आइसोटोप है ना, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, वाई 12? उसका रीज़न ये है कार्बन 12 अबंडेंट है, ये 13 और 14 की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्टेबल है। ठीक हो गया, चूँकि ये स्टेबल है और चूँकि ये अबंडेंट है इसलिए हम कार्बन 12 को अपना स्टैंडर्ड लेते हैं। अब हम किसी ऐसी चीज़ को स्टैंडर्ड ले लेंगे जो कि बहुत कम होगी है, जो स्टेबल नहीं होगी, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है उस पर पूरा नहीं उतरेगी। सो कार्बन 12 का हमने 1/12 लिया, यानी जो मैंने 12 बॉल्स बनाई थी उसमें से एक बॉल ले ली, यानी हमने एक AMU ले लिया, इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, सो उसके साथ हमने कंपेयर करना है अपने एटम का मास, और अल्टीमेटली हमने क्या करना है, हमने उस एटम के मास को मेजर कर लेना है।
यहाँ पर आइसोटोप की डेफिनेशन दी हुई है, एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। जिस तरह से मैंने आपको कार्बन 12, 13, 14 की एग्जांपल दी कि तीनों में जो प्रोटॉन नंबर है वो 6 ही होंगे, तीनों में एटॉमिक नंबर जो है वो 6 ही होगा, लेकिन डिफरेंट क्या चीज़ होगी, उनका मास नंबर डिफरेंट होगा। मास नंबर क्यों डिफरेंट होगा? 12, 13, 14 डिफरेंट मास नंबर्स होंगे ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी जो कार्बन 12 है उसमें 6 न्यूट्रॉन होंगे, जो कार्बन 13 है उसमें 7 न्यूट्रॉन्स होंगे, और जो कार्बन 14 है उसमें 8 न्यूट्रॉन्स होंगे, राइट। सो न्यूट्रॉन नंबर फर्क होने की वजह से अल्टीमेटली हमारा एटॉमिक मास फर्क होगा। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे दैट द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी कार्बन के सारे एटम्स लेने हैं हमने। सेम एलिमेंट का मतलब कार्बन को चूज कर लिया, उसके सारे के सारे एटम्स लेने हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर फर्क होगा, उनको हम आपस में क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स कहेंगे, राइट। यानी हम कार्बन 12 को और नाइट्रोजन 14 को आइसोटॉप नहीं कह सकते, ये गलत होगा। आइसोटॉप की डेफिनेशन ये है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी कार्बन कार्बन लेने हैं, कार्बन कार्बन का कंपैरिजन है, ठीक है। सो कार्बन 13 और कार्बन 14 जो है ये हमारे पास आइसोटॉप्स हो जाएंगे, जिसमें से कार्बन 12 जो है वो स्टेबल है और अबंडेंट है, राइट। कार्बन 13 भी स्टेबल है लेकिन अबंडेंट नहीं है। ओके जी, AMU को डिफाइन किया हुआ जिस तरह से मैंने अभी आपको बता दिया कि वो 12 में से एक जो बॉल मैंने उठाई थी वो AMU है। जो यूनिट है रिलेटिव एटॉमिक मास का वो AMU है विद सिंबल AMU। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अगेन वही बात कि कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा, यानी 12 हिस्से करने हैं आपने कार्बन 12 के और उसका एक हिस्सा लेना है। यानी 12 AMU में से अगर आप एक AMU को उठाओ तो आप उसको डिफाइन करोगे 1/12 ऑफ कार्बन 12। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन AMU एंड ग्राम वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आप 1 ग्राम को लो तो 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 AMU। अगर मैं यहाँ पर लिख भी दूँ आपको, 1 ग्राम विल बी इक्वल टू, असल में एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। सो 6.02, if I could write it, I can't actually, 6.02 into 10⁻23 AMU, ठीक है। सो 1 AMU इतने ग्राम्स के इक्वल है और 1 ग्राम इतने AMU के इक्वल है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मस्ट है आपके MCQ के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। सो मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU ग्राम्स आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087 AMU इज इक्वल्स टू 1.674 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। और इस तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आपको याद होना चाहिए इन AMU एंड ग्राम, दोनों यूनिट्स। लर्न करना है जी आपने एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशंस इंपॉर्टेंट हैं। AMU रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो हमने न्यूमेरिकल किया है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और रिलेटिव एटॉमिक मास के एग्जांपल्स, AMU और ग्राम का रिलेशन, ठीक है जी। थैंक यू।